प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए। इधर से आके करो ना। हाँ, ऐसे ना। डॉक्टर सरफराज आलम महामना की प्रतिमा पर। और हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम ये जो राहुल सभागार है वो छोटा है, लेकिन आप सभी की जिज्ञासा और जुगुप्सा जो है छोटी नहीं होनी चाहिए। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इस संक्षेप पुष्पांजलि के बाद जो है हम सभी कुलगीत की ओर अग्रसर होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो एक लंबी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत महामना के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कुलगीत से आरंभ होती है। तो कुलगीत के लिए जो है अलका जी और उनकी टीम हम सभी के साथ है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप सभी आएं और आज की सभा में कुलगीत जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी और उनकी टीम। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वमेरा राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वमेरा राजधानी राजधानी। ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि। बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेदा की राजधानी राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे हैं वेदा के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ के राजधानी राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। हे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी। वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले। यहीं फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी। सुरम्य धाराएं वरुणासी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाद विद्या की राजधानी राजधानी। विविध कला अर्थशास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राचीन का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। मालवीय जी की देशभक्ति
शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये सर्वविदित राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी। अद्भुत। कुलगीत का गायन कर रही थी अलका जी, सविता जी और अमर। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ें हमारी संवेदना के साथ जुड़ी होती हैं, जब उनका गायन करते हैं हम, तो उसके बाद जो है अतिरिक्त जो है प्रस्फुटन का जो है कोई गैप नहीं रह जाता है वहाँ पे। तो इसलिए एक लंबी परंपरा है कुलगीत के बाद तालियां ना बजाने की, उसका आप सभी ने सम्मान किया, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और अब हम अगले पड़ाव पर पहुँचते हैं। अब अतिथियों का स्वागत जो है करने के लिए मैं सर्वप्रथम जूही त्रिपाठी जी को, हरिराम त्रिपाठी सर जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और पुष्प देकर हरिराम त्रिपाठी सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कुमारी आकांक्षा को डॉक्टर सरफराज आलम का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आएं और पुष्प अर्पित करके डॉक्टर सरफराज आलम का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी संख्या में छोटे हैं, लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं दीपेंद्र मिश्र जी से गुजारिश करता हूं कि आप आएं और डॉक्टर कुमार मंगलम का पुष्प देकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, आप दोनों में से भी तो एक प्रकार का सहचर्य भी उत्पन्न होगा। मैं कुमारी शिखा सिंह से आग्रह करता हूं कि आप आएं और हम सभी के गुरु पूजनीय श्री प्रकाश शुक्ल जी का पुष्प देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि कहा गया है कि तो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ने का वक्त आ गया है। जैसा कि कहा ही गया है कि ये तो रश्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। तो हमारे जो अतिथि हैं इतने मूर्धन हैं कि उनका स्वागत करने के लिए किसी भी प्रकार के पुष्प की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक रश्म जहां है जिसको अदा करनी पड़ती है। हम सभी के साथ हमारे मानस पत्रिका के वरिष्ठ संपादक हमारे अग्रज आर्यपुत्र दीपक भैया मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आएं और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आर्यपुत्र दीपक भैया के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो स्वागत वक्तव्य मैं उस पावन भूमि में क्या दूं जहां हम खुद बने हैं और थोड़ा बहुत जो बोलना सीखे हैं अपने गुरुओं से, मैं उन्हीं के शब्दों से उन्हीं को आज स्वागत वक्तव्य या धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे
इस काबिल बनाया कि मैं आपका स्वागत वक्तव्य आज कर पा रहा हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई और उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार मंगलम भैया का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको देखकर आपकी सक्रियता को देखकर हम निरंतर सीखते रहते हैं। जिस तरह से आप सोशल मीडिया से लेकर के और अपने इतने कम समय में हिंदी के एक जो परंपरा रही है सहिष्णुता और समन्वयशीलता की परंपरा, उसमें आप काफ़ी गहरे तौर से जुड़े हुए हैं। मैं भैया का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस केंद्र पर। इसके बाद मैं सरफराज आलम सर का स्वागत करता हूँ इस केंद्र में। सरफराज आलम सर, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सर की हाल फिलहाल में ही एक पुस्तक काव्य पुस्तक आई है जिसका नाम है नक्शानामा। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, इस पुस्तक को आप पढ़ें, चाहे जैसे भी जिस प्रकार से उपलब्ध हो आप पढ़ें। बेहतरीन किताब है और इस तरह की पहली किताब है हिंदी साहित्य में। और आप इसको पढ़ते हुए देखेंगे कि हिंदी साहित्य के जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उससे बाहर होकर के कोई कवि हिंदी साहित्य को लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, उनके जहन में किस प्रकार भूगोल और साथ साथ साहित्य किस तरह से घूमता है। तो मैं इतने मतलब कि मल्टी टैलेंटेड कह सकता हूँ सर के व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और इस केंद्र पर स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में मैं हरिराम त्रिपाठी सर का स्वागत करता हूँ। आज सर से पहली मुलाकात है और मैं इस क्रम में चाहूँगा कि सर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लूँ। सर का बहुत काम है, मैंने सुना था कई बार श्री प्रकाश सर के माध्यम से मैंने सर के बारे में कुछ जान पाया हूँ। तो मैं इसी क्रम में चाहता हूँ कि सर अपने बारे में जब यहाँ आएँ तो, क्योंकि हम लोग बहुत जानते हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें अपना परिचय देंगे। और इसके अंत में मैं श्री प्रकाश शुक्ल सर का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं सर के स्वागत में क्या कहूँ, कुछ जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ से जहाँ आप लोग हैं, वहाँ से अगर यहाँ तक आने में जो समय व्यतीत हुआ है, जो श्रम लगा है, जो साधना हुई है, वो कुल श्री प्रकाश शुक्ल सर का है। उनका सानिध्य है, उनका स्नेह है, जिसके कारण मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और मैं आजीवन इस अपने गुरुवर का एक तरह से ऋणी नहीं कह सकता, लेकिन ऋणी रहूँगा इस बात के कि जिन्होंने आपने मुझे जिस रूप में निखारा है, जो रूप आकार दिया है मुझे, वो यहाँ से और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। लेकिन इससे आपके उम्मीदों पे हम हर समय खरे उतरने का प्रयास करेंगे और आज से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ मैं सर का बेहद स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2-4 शब्द में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, मानस के बारे में बताता हूँ और फिर आप लोगों के बाद में उसके बाद अब कविता पाठ करनी है, वक्तव्य का सत्र होगा, उसके बाद कविता पाठ होना है। तो बहुत लंबा क्रम है हम लोगों के पास, तो हम लोग सुनेंगे। 1-2 बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, जिसमें कुछ पीड़ा भी है, मैं इस मन से साझा करना चाहता हूँ। मुझे दुख है लेकिन मैं साझा करूँगा इस बात को। सबसे पहले मानस के बारे में कि इस तरह का एक समृद्ध और सुसज्जित मंच आजकल आप पूरे विश्वविद्यालय या फिर देख लीजिए कहीं आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो मैं सर का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ कि सर मेरे माध्यम से ही सही, लेकिन आप सबके लिए इतना अच्छा मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। और आजकल आप जब आप देखेंगे साहित्य जगत में तो बहुत कम ऐसे विद्वत जन हैं जो अपने से छोटा नहीं कह सकता, लेकिन उनसे जो अभी जिनमें कच्चापन है उनको इतना अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे उदार बुद्धि व्यक्ति हैं। तो सर मेरे गुरुवर इस मामले में बहुत धनी हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे उन सर की कविता है पेड़, कि जब हम बड़े होंगे और हमारे, तो उसकी पंक्तियाँ बहुत अच्छी है जिसमें वो कहते हैं कि जब मेरा समृद्ध होना तब सफल माना जाएगा जब आप समृद्ध होंगे।
तो मानस, जैसा कि आप जानते हैं, मानस पत्रिका अभी एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। अभी न जाने कितनी पत्रिकाएं आप देखते होंगे आए दिन प्रकाशित होती है, एक दो बार उसका हार्ड बॉन्ड आता है, फिर वो ई पत्रिका में बदल जाती है, फिर अगर वो भी नहीं चल पाती, वो धीरे धीरे हमारे पूरे साहित्य की सेवा करने के लिए आते तो हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से या फिर किसी अन्य समस्याओं की वजह से धीरे धीरे खत्म होता है। हम लोग आप लोग के प्रयास से मानस को और समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बुरा इसलिए लगता है कि आप लोग जो मानस से जुड़े हुए लोग हैं, कई चेहरे मुझे अभी दिख रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ ये बात मन से साझा कर रहा हूँ, आप लोग इस पीड़ा को समझेंगे कि आप लोग यहाँ से, मैं बार बार कर रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं होता है। जिनको इतनी आसानी से मंच अगर ये मिल रहा है, वो इस मंच की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। अगर इस मंच की वैल्यू अगर अभी भी हम ना समझें, तो शायद आप भले प्रतिभा के धनी होंगे बहुत, लेकिन इतनी आसानी से आपको कहीं मंच नहीं मिलेगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। और दूसरी बात कि जो चीफ गेस्ट बन के यहाँ आ रहे हैं, जो मानस के जुड़े हुए, क्योंकि आप पे मेरा हक है, आप पे मैं दावे के साथ आपके कुछ डांट भी सकता हूँ, जो मानस से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं खास कर कहना चाहता हूँ कि आप चीफ गेस्ट कर बन के आएंगे तो अगली बार से आप शायद इस मंच से लाभ नहीं ले पाएंगे। मैं इस बात को चिन्हित कर रहा हूँ, क्योंकि आपका दायित्व है कि आपको सूचित कर दिया गया था कि कार्यक्रम 2 बजे से होना है, तो आपका दायित्व था कि आप 1:30 बजे तक यहाँ किसी भी तरह से उपस्थित हो जाएं। आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आपका ये कार्यक्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 2:30 बजे आप आ रहे हैं, 2:15 बजे आप आ रहे हैं, आप मुख्य अतिथि नहीं हैं। मुख्य अतिथि हमारे आधा घंटा लेट से आते हैं, 1 घंटा लेट से आते हैं, वो हम सहन कर सकते हैं कि उनके पास व्यस्तता ज़्यादा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा व्यस्तता है तो आप उन्हीं उपक्रमों में, उन्हीं कामों में व्यस्त रहें, फिर यहाँ आप इस दोनों जगह का लाभ नहीं आप ले पाएंगे। मैं इस दुख के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। अगर जो इस पीड़ा को समझ पाएंगे, वो आगे से इस मंच से कुछ लाभ ले पाएंगे, अन्यथा दुनिया बहुत बड़ी है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी चीज़ जो मानस की उपलब्धि रही है, आप सब जानते हैं कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मानस बहुत सारे लोगों की रचनाओं को प्रकाशित कर रहा है और उसे निखार रहा है। सर, मंच का मैं ध्यान चाहता हूँ। हमारे बीच अभी कहीं बैठी होंगी सौम्या मिश्रा हैं। IIT BHU के द्वारा पिछले दिनों एक कार्य प्रतियोगिता करवाई गई थी। मैं एक सूचना के तहत इस बात को कहना चाहता हूँ कि मानस क्या कर रहा है, उसका एक नमूना मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें लगभग 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था उसमें, जिसमें जजेस के रूप में वशिष्ठ अनूप सर थे और कई अन्य लोग भी थे। उसमें मानस में जिनकी पहली रचना प्रकाशित हुई, हमारे बीच सौम्या मिश्रा हैं, वो उस पूरे प्रतिभागी को परास्त नहीं कह सकते, ये कहना गलत होगा, लेकिन जो एक होता है 19 और 20 का आंकड़ा, उसमें 20 यानी कि सबसे अव्वल आने का काम की हैं सौम्या मिश्रा। और मैं उनके लिए यहाँ पे ये मानस की उपलब्धि है, क्योंकि आप जब निरंतर लिखते हैं, अपने 4 लोगों से सुनाते हैं, 4 लोगों को सुनाते हैं, फिर सीखते हैं। ये 1:30 बजे सभागार में हाजिर हो गई, ठीक 1:30 बजे, और कोई सभागार में नहीं था। जितने कवि छपे हैं कार्ड में, उनमें से कोई नजर नहीं आया, सिर्फ 1:30 बजे लगी है। तो आपका समर्पण आपको बताता है कि आपकी राहें कितनी लंबी होगी, आपको कितना दूर तक जाना है। आप अगर किसी काम के प्रति समर्पित नहीं है, तो फिर आप उस काम को बहुत फॉर्मल लेकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसके लिए मैं सौम्या मिश्रा और उनके इस परिश्रम को मैं धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं एक नमूना दे रहा हूँ कि मानस क्या कर रहा है। इसमें कई ऐसे नाम दिख रहे हैं, कई ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जिनकी पहली रचना मानस में प्रकाशित हुई है। आज हम लोग उनको सुनेंगे। और चूंकि मैं विशेष तौर पे एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मानस यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, सब हमारे संघर्ष से या मानस के संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप मानस को सहयोग करें। हर तरह से सहयोग हो सकता है, उसे अपने श्रम के आधार पे, कविताओं के आधार पे, उसके प्रूफ रीडिंग टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनके आधार पे, अपनी रचनाओं के आधार पे, आर्थिक सहयोग से, तो जिसके कारण कभी ये ना मुझे महसूस हो कि मैं अकेला हूँ और अकेले मानस को ढो रहा हूँ। आज सर कह रहे थे, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि 1:30 बजे तक कोई एक मानस से जुड़े कोई एक सक्रिय सदस्य यहाँ पे नहीं थे, जबकि ग्रुप में देखो तो 1000 मैसेज करते रहते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं,
यहाँ तक कि दूसरे से कहवाते हैं कि प्लीज़ मेरा नाम उसमें नोट कर लीजिए। मैं एक भी नाम को नहीं छोड़ा हूँ। जिनका प्रस्ताव मेरे पास आया, मैंने सभी नाम को स्वीकार किया हूँ कि सबको कम से कम एक मंच मिले। मैं आपको बता दूं, मैं बीए में यहीं पढ़ रहा था, एमए में यहीं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे एक भी ऐसा मंच मिला हो। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद मैंने उतना श्रम नहीं किया होगा उस समय, शायद इस कारण भी नहीं मिल पाया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलता है मंच, जितनी आसानी से आप लोग को ये मंच उपलब्ध हो रहा है। तो आप इसकी मर्यादा को और इसकी जो प्रतिष्ठा है उस चीज़ को समझें, और आगे से इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, सिर्फ यहीं नहीं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने दायित्व का बोध आपको बखूबी होना चाहिए। और बातें बहुत सारी है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतने विशिष्ट वक्ता हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं भी एक साहित्य का अदना सा विद्यार्थी हूँ, हमेशा सीखने का प्रयास करते रहता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों से भी, अपने विद्वज्जनों से भी सीखना है। तो मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और फिर मैं माइक अंकित को सौंपता हूँ। क्या आप जी सर। तो अंकित हरिराम त्रिपाठी सर के स्वागत के लिए आप बैठे हो। हम सभी की ओर से डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी सर को सम्मान अर्पित किया जा रहा है। सभी बात इस सम्मान समारोह के बाद हम सभी कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ेंगे, और हम सभी जानते हैं हमको कविताएं सुननी भी हैं, सुनानी भी हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस गोष्ठी का, आज के इस वार्तालाप का जो एक शीर्षक है कविता का समय, उस पर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक साहित्य का अदना सा विद्यार्थी हूँ, मुझसे भी अगर कोई संचालन के दौरान कुछ ऐसे वैसे वाक्य मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं भी आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, और एक छोटा सा भाई समझ के या छोटा सा विद्यार्थी समझ के साहित्य का मुझे आप सभी माफ़ करना। और अब कविता का समय शीर्षक पर वक्तव्य देने के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि तुलसी बाबा से लेकर भारतेंदु तक ने, और निराला से लेकर मुक्तिबोध तक ने, सब ने कविता पर अपने अपने विचार रखे हैं। और आज के समाज में जब हमारा समाज विखंडन मार्ग के चरम पर है, और किसी को वक्त नहीं मिलता कि एक दूसरे से वक्त निकालकर बातचीत करें, और आज के इस समय में हम यहाँ पे इस राहुल सभागार में, राहुल का मतलब होता है सक्षम या कुशल, राहुल सभागार में हम कविता पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन इससे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो बहुत लंबी फहरिस्त तो नहीं है, लेकिन चूँकि आवाज़ किसी एक को देनी है, तो मैं कुमार मंगलम सर को, जो युवा पीढ़ी के बेहतरीन रचनाकार हैं उत्तराखंड में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर, को आवाज़ देता हूं कि आप आएँ और आज के शीर्षक पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर कीजिए डॉक्टर कुमार मंगलम सर। ये मेरे लिए कठिन कार्य की तरह है कि जिस संस्थान से आप पढ़े हैं और जो आपका अल्मा मैटर है, उस संस्थान के डायस पर आकर के इस रूप में कुछ कहना है। मैं इसके लिए मानस पत्रिका का और गुरुवर श्री प्रकाश सर का आभारी हूँ, सम्मानित मंच और आप सभी विद्याचल भैया हैं, यहाँ दीपेंद्र हैं, आस्था हैं, तमाम लोग हैं जिनके साथ बहस करते हुए, बात करते हुए, पढ़ते हुए, इन्हीं गलियों में गुजरते हुए और जो कुछ भी हम लोगों ने समझ पाई है उस समझ के साथ आज आपके सामने हूँ। दरअसल जब कविता का समय ये पदबंध दिया गया आज के बातचीत के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें दो जो शब्द हैं, कविता और समय। आप सभी यहाँ छात्र हैं और मैं जानता हूँ कि यहाँ के सिलेबस में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है, उसे आप लोगों ने पढ़ रखा है।
और कविता को लेकर के बातचीत मैं यहाँ क्या करूँ, लगभग आप सभी यहाँ पे जो हैं वो कविता के पाठक हैं, खुद कवि हैं या कविता से जुड़े हुए हैं। समय को लेकर के कुछ बातचीत करनी है और फिर आज के समय में कविता को लेकर कविता की क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं उस पर कुछ बातचीत मैं करूँ। अगर समय की बात करें तो किसका समय, कौन सा समय? एक समय की बात अगर जब की जाती है तो आप सभी को याद होगा बी आर चोपड़ा ने एक धारावाहिक बनाया था जिसका नाम था महाभारत, और उसके जो अंतर स्थल थे वहाँ पर एक आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती थी, मैं काल की। तो समय का एक पर्यायवाची तो काल भी है, और वो काल समकालीन का काल हो सकता है, कालातीत भी हो सकता है, काल के सापेक्ष भी हो सकता है। तो समय को परिभाषित करने की जरूरत है, और खास करके आप जब देखें तो स्थिति ये होती है कि आज के युग को क्या कहा जा रहा है। अभी हाल ही में सदानीरा पत्रिका ने एक अंक निकाला, एंथ्रोपोसीन अंक, जो इनका पिछला अंक था। अभी उन्होंने जो अंक निकाला है वो वेस्टलैंड पे है, इससे पहले का जो अंक है एंथ्रोपोसीन। इस समय को समझते हैं, इस अवधारणा को समझते हैं, और उसके बाद फिर समझेंगे कि